नमस्कार मित्रों, पेपर सॉल्यूशन क्लासेज रीट के पेपर चल रहे थे। उसमें रीट 2011 2013 हो चुके हैं। आज का पेपर रीट 2015 का, अभी लेवल 1 के चल रहे हैं, इसके बाद लेवल 2 के, उसके बाद फिर पटवार के, इस तरह से सारे पेपर्स की सॉल्यूशन क्लासेज चलेगी। अब आरपीएससी ने एग्जाम डेट घोषित कर दी है, मतलब अन्य सभी विभाग भी अपने अपनी भर्तियों की एग्जाम डेट घोषित कर देंगे। परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई को थोड़ी सी गति बढ़ा दीजिए। अब गति नहीं बढ़ाएंगे तो फिर मामला बैठने वाला नहीं है। ये आरटेट या रीट जो पेपर था 2015, उसका पहला प्रश्न ज्यामिति का प्रश्न है। त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज में कोणों का मान ज्ञात करना है। जैसे ये कोण दिया है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 25 डिग्री। ये तीन कोण दिए हुए हैं और ये कोण आपको ज्ञात करना है। अब इसमें यह है कि इस त्रिभुज के दो कोणों से ये तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। इस कोण से ये सरल रेखा में इधर वाला कोण आ जाएगा, फिर इस त्रिभुज में दो हो जाएंगे, ये तीसरा और तीसरे के बराबर, फिर वापस वो बाहर वाला कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा ये भी होता है कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होते हैं। दो अंतःकोणों का योग ये 50 30 80 है, ये तीसरा 22 कोण इसके बराबर होगा। ये 22 कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। 50 30 80, ये 80 होगा। नहीं तो पूरे त्रिभुज से करते हैं 50 30 80 और 180 में से 80 घटा लेते तो ये कोण आ जाता 100 डिग्री का। ये 100 है, इधर वाला एक सरल रेखा में 180 होता है, 180 में से 100 इधर, ये 80। उसके बाद ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में भी आप इस कोण का मान सीधे ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर। ये 22 कोण ही पूछा है, 80 और 25 जोड़ेंगे तो 105। ये 22 कोण कितने का आ जाएगा? 105 डिग्री का। ये इसका आंसर 105 डिग्री। 22 कोण पूछा है, ये 22 कोण 105 होगा। 80 और 25 का योग जो होगा वो 105 होगा और ये 22 कोण है। दो अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। कोई भी ऐसे त्रिभुज है, जैसे इन दोनों कोणों का योग, जैसे ये x और ये y है, तो ये तीसरा 22 कोण होता है x प्लस y। दो अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। दो अंतःकोण तीसरा 22 कोण, तो ये दो अंतःकोण, ये तीसरा 22 कोण, तो इन दोनों का योग बराबर 105। बाकी इन दोनों से ये कोण आ जाएगा, इससे फिर बाहर वाला सरल रेखा में भी आप कर सकते हैं कि 80 और 25, तो ये टोटल हो जाएगा 180। 180 में से ये 80 गया 100, 100 में से 25 गया 75, मतलब ये कोण आएगा 75। और उसके बाद 180 में से 75 घटा लो, बाहर वाला कोण आ जाएगा। 180 में से 75 घटाएंगे, शेष बचेगा 105 डिग्री। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका आंसर 105, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, दो सरल रेखाएं दो सरल रेखाएं दी हुई है, ए बी और सी डी। बिंदु ओ पर काटती हैं। ए ओ सी 50 डिग्री है, ये ए ओ सी, ये कोण 50 डिग्री दिया हुआ है। बी ओ सी, ये बी ओ और सी, ये कोण ज्ञात करना। बी ओ सी, ये कोण ज्ञात करना, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। सीधा सीधा एक सरल रेखा में बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस 180 में से ये 50 शेष बचेगा 130। ये एक सरल रेखा है, इसमें ए ओ सी दिया हुआ है, बी ओ सी ज्ञात करना है। ए ओ सी दिया हुआ है और बी ओ सी ज्ञात करना है। बी ओ सी बराबर हो जाएगा 130। एक सरल रेखा में बनने वाले कोणों का योग 180, या ये इस प्रकार के कोण रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। रेखिक युग्म कोण समपूरक कोण होते हैं, मतलब दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये 50 है, ये 130 हो जाएगा। इसका आंसर 130, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर, परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? आसान सा प्रश्न है। ये कोई आयत है, इसका विकर्ण 17 है और परिमाप 46। अब यदि आपको पाइथागोरस त्रिक याद होते हैं तो आप लंबाई चौड़ाई सीधा पता कर सकते हैं। यदि आपको पाइथागोरस त्रिक याद नहीं होते हैं तो फिर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। पाइथागोरस त्रिक याद होते हैं कि 17 कर्ण, तो भुजाएं क्या होती है? 15 और 8। ये 15 और 8। पाइथागोरस त्रिक जो है उसमें कर्ण यदि 17 है तो उसकी भुजाएं 15 8 होती है। 15 8, 15 8 जोड़ेंगे तो 23, और 23 का दुगुना 46 परिमाप होना चाहिए। 46 परिमाप है।
बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि कर्ण 17 है, मतलब लंबाई चौड़ाई 15 8 होगी, और लंबाई चौड़ाई 15 8 होगी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 गुणा 8, 15 8 है 120, इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर, ये उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आसान सा है कि पाइथागोरस त्रिक याद कर लीजिए, पाइथागोरस त्रिक याद हो जाते हैं, उसके बाद आपको सीधा पता चलेगा कर्ण 17 है, भुजाएं 15 8 होगी। एक बार फिर भी कंफर्म करने के लिए 15 और 8 जोड़ के दुगुना करो, परिमाप आ जाएगा 15 8 23, और 23 का दुगुना 46, और परिमाप 46 है, बिल्कुल सही है, आप इसे हल कर सकते हैं। अब इसमें आप सूत्र लगा के भी कर सकते थे कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ये L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ये सूत्र भी लगता है, इस सूत्र से प्रश्न हल भी किया जा सकता है कि जब परिमाप विकर्ण क्षेत्रफल में से दो दिए हो, तीसरा कोई ज्ञात करना हो, तब ये सूत्र लगता है। ये लंबाई प्लस चौड़ाई का योग है, मतलब परिमाप का आधा है, और परिमाप है 46, आधा हो जाएगा 23, ये 23 का स्क्वायर बराबर ये विकर्ण का स्क्वायर है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है इस प्रकार, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब ये विकर्ण का स्क्वायर है, और विकर्ण है 17, ये 17 का स्क्वायर, और ये प्लस 2LB, और 2LB का मतलब ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यहां से आ जाएगा सीधा, भुजाएं ज्ञात किए वगैरह। तो 23 का स्क्वायर 529 माइनस 17 का स्क्वायर 289, और बराबर 2LB। 529 में से 290 घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गए 4, और 5 में से 1 हासिल चला गया, 4 में से 2 गए 240, 2LB बराबर 240 है। LB क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए 2 का भाग, 240 में 120। इस तरीके से भी कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। बाकी यह है कि पाइथागोरस त्रिक याद होना चाहिए, पाइथागोरस त्रिक याद करना ही है। समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब आधार कौन कौन से होते हैं, उनके एक सेट होता है, वो सेट याद करने हैं, जिससे सीधा पता चलेगा कर्ण 17 है, भुजाएं 15 8 होगी, 15 8 से परिमाप 23 हो रहा है, बिल्कुल 15 8 23 जोड़ेंगे परिमाप 46, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 8 कितना हो जाएगा 120 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से, अब यह प्रश्न दिया, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग, दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी से अधिक होता है, यह त्रिभुज बनने की शर्त है। दो भुजाओं का लंबाई का जो योग होता है, जैसे कि 3 4 5, ये कोई त्रिभुज है, तो ये जो 3 और 4 है, इन दोनों का योग 5 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज बनने की शर्त है दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तो तीसरी भुजा से बड़ा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। यह त्रिभुज की बनने की शर्त है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। कि इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है 3 3 और 6, ये त्रिभुज नहीं है, इस प्रकार की भुजाओं के माप वाला त्रिभुज नहीं बनेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ गया, 3 और 3 6 है, और ये भी कितना है तीसरी भुजा 6, तो दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ जाता है, मतलब इस प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने की शर्त पहली बात ये इंपॉर्टेंट होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न आए हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ये आयतनों का अनुपात दे रखा है, आयतनों में होता है भुजा क्यूब, 27:64, इसका घनमूल करेंगे तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। भुजाओं का अनुपात 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल 4, ये भुजाओं का और क्षेत्रफलों का पूछा है। क्षेत्रफल में होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये क्षेत्रफलों का अनुपात। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 9:16। आयतनों का अनुपात दिया, आयतनों से भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। आयतन से भुजा, ये जो आयतन होता है भुजा क्यूब, आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है, और उससे वापस भुजा ज्ञात करने के लिए घनमूल करेंगे। 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, ये भुजाओं का अनुपात है, और इससे अपन क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल भुजाओं का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से ये क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16, ये इसका आंसर 9:16। वैसे तो ये आयतन सिलेबस में नहीं है, पता नहीं कहां से प्रश्न दे देते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ये a स्क्वायर है, यहाँ थोड़ा सा लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका उत्तर है। इस तरह से है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ गलत है, ये a स्क्वायर है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। निम्न में से कौन सा सही है? ये c सही है। इस तरीके से इसको सूत्र यह सीधा सीधा ही लिखना है। नेक्स्ट, 3 की पावर 98 में 5 से भाग देने पर शेष क्या रहता है? ये कल वाले टेस्ट में भी अपना प्रश्न था। 3 की पावर 98 में 5 का भाग देने से ऐसा ही प्रश्न था जिसमें 10 का भाग देने का था, ये 5 का। 10 का और 5 का भाग देने का इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो उसके लिए आपको यह करना है कि इसमें इकाई अंक ज्ञात कर लो। 5 से भाग देना हो, 10 से भाग देना हो, 3 की पावर 98 में इकाई अंक सबसे पहले ज्ञात करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पावर को 4 से भाग देकर रिड्यूस किया जाता है कि 98 में 4 का भाग दो और शेष पर लो। पावर 98 4 का भाग देके शेष पर लेना, तो 98 में 4 का भाग देंगे तो शेष 96 भाग जाएगा, 2 शेष बचेगा। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9, और 9 में 5 का भाग दे दो, 9 में 5 का भाग देंगे, शेष फल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 9 में 5 का भाग देंगे, शेष फल कितना आएगा? 4। इसका आंसर कितना है? 4। 3 की पावर 98 में 5 का भाग देंगे, शेष फल क्या होगा? 3 की पावर 98 में इकाई अंक ज्ञात करेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 98 के अंदर 4 का भाग देंगे, शेष पर लेंगे, तो 4 का भाग देंगे, 100 में भाग जाता है, 96 में जाता है, बीच में 98 नहीं जाएगा, 2 शेष बचेगा, वो 2 वापस पावर लगानी। 3 की पावर 2 9, और 9 में 5 का भाग देंगे, शेष फल कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। शेष फल पर में से इकाई अंक से दोनों से ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न कैलकुलेशन का है, सरलीकरण का है। 4 माइनस 2 माइनस 9 और इसकी पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर भाग 1 और प्लस 3। तो ये 4 माइनस 2 में से 9 घटाए पावर 0 है। कोई भी संख्या हो और उसकी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। a की पावर 0 बराबर 1। ये एक शून्यतर संख्या, मतलब 0 नहीं है। 0 की पावर 0 परिभाषित नहीं है। 0 के अलावा कोई भी संख्या हो और उसकी पावर यदि शून्य हो, 0 की पावर 0 परिभाषित नहीं है, उसके अलावा कोई भी संख्या हो और उसकी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये कोई संख्या है, इसकी पावर 0 है और इसका मान 1 होगा। प्लस 3 का स्क्वायर 9 भाग 1 और प्लस 3। अब भाग देना है। 4 माइनस 1 प्लस 9 में 1 का भाग 9 बार और प्लस 3। तो 4 में से 1 घट जाएगा 3, प्लस 9 और प्लस 3, ये हो जाएगा 15। 9 और 3 12 और 3 15, टोटल जोड़ के आ जाएगा 15। इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ये 4 2 माइनस 9 और इसकी पावर 0 का मतलब है 1, ये मान 1 रखना है, ये इसमें से घटन है। 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। 9 में 1 का भाग कितनी बार? 9 बार, और प्लस ये 3, तो 3 ये और ये 9, 3 3 6 9 15। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अगला 10,000 10 इकाई 10 दहाई के बराबर है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 10,000, ये सीधा सीधा 10,000। 10 इकाई, 10 इकाई का मतलब 1, मतलब ये 10 है, ये 10 इकाई का मतलब 10, और 10 दहाई, 10 और दहाई का मतलब होता है 10, 10 गुणा 10 हो जाएगा 100, ये जोड़ कर लीजिए। 10,110, 10,110। अब इसमें 10,110 जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 10,110। 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब है 10 गुणा 10, दहाई का मतलब होता है 10, इकाई का मतलब होता है 1। 1 का 10 से गुणा 10 होगा, और 10 का 10 से गुणा 100 होगा। 100 और 10 110, और ये 10,000, 10,110, ये 10,110 ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर लिखा हुआ है। अगला 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर। कौन से घंटे में सेकंडों की संख्या बराबर है? 10 दिनों में मिनटों की संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये 10 और एक दिन में पहले घंटे कितने होते हैं, फिर इसको मिनट में बदलेंगे। 10 दिन है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उसके बाद एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये 10 दिन में मिनटों की संख्या होगी। 10 दिन 24 घंटे और 60 मिनट। 10 दिन है, 10 दिन में घंटे कितने होंगे? तो 239 घंटे होंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे, तो 10 गुणा 24 ये 240 घंटे, और उसके साथ में 60 मिनट। अब ये बराबर है
निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर। इसमें से जो सेकंडों की संख्या आएगी वो इसमें कौन से के बराबर होगी, ये आपको पूछा गया। तो 2 घंटे में जो सेकंड होंगे, 1 घंटे में 3600, 2 घंटे में 3600 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 3600 का 2 से गुणा 7200। पहले ये गुणा भी करना पड़ेगा, यहां से हल कर लीजिए। 24 का 6 से गुणा 6 चौके 24, 6 दो 12, 2 14 और 2 0, 14400। ये है 14400। 14400 हम 3600 का भाग देंगे तो 14400 हम 3600 का भाग दे दो, सीधा सीधा 36 का भाग चला जाएगा 4 बार, 36 36 72 144, 4 घंटों के बराबर। कितने घंटों के बराबर होगा, 4 घंटों के बराबर होगा। 4 घंटे में जो सेकंड होंगे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये बात क्लियर याद कर लेना। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये 3600 सेकंड। तो कितने घंटों में 14400 सेकंड होंगे, ये प्रश्न था। 14400 में 3600 का भाग दे दीजिए। 14400 में 3600 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो कितने घंटों में, 4 घंटों। 4 घंटों में सेकंडों की संख्या 10 दिन में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। ये 10 दिन में मिनटों की संख्या थी 14400 और 4 घंटे में जो सेकंडों की संख्या होगी वो भी होगी 14400। तो इसका आंसर 4 घंटे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। 4 भिन्नें दे रखी है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न बतानी। एक 24/25, 10/11, 99/100 और 68/69। अब देखिए इस प्रकार की जब अंश और हर का अंतर, ये कल वाले टेस्ट में भी सेम ऐसा कैसा प्रश्न था। उचित भिन्नें होनी जरूरी है, सारी उचित भिन्नें। बटे में हर सभी में ही ज्यादा है। अंतर, इसका अंतर 1, अंश हर का अंतर 1, अंश हर का अंतर 1 और अंश हर का अंतर 1। जब उचित भिन्न दे रखी हो और अंश और हर का अंतर 1 हो, इस प्रकार की भिन्नों की तुलना में जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न, इनमें सबसे छोटा अंश है वो सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटा अंश कौन सा है, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 24, 10, 99 और 68 में सबसे छोटा है 10, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी। 10/11 इसकी सबसे छोटी भिन्न होगी। इसमें एक बात यह ध्यान रखना है, उचित भिन्न होना जरूरी है। पहली बात, उचित भिन्न हो, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, उचित भिन्न हो। दूसरी शर्त, अंश व हर, अंश व हर का अंतर समान हो, डिफरेंस बराबर हो, बराबर अंतर से लिखे हुए। अंश हर का अंतर समान हो, भिन्नें उचित होनी चाहिए, सारी भिन्नें उचित हो, अंश हर का अंतर समान हो। तो तुलना में आपको जो अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी, जो अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी। ये तुलना में काफी इंपोर्टेंट है। कई बार ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं भाग देने में दिक्कत। अभी 68 में 69 का भाग देना बड़ी समस्या थी, तो भाग नहीं देना होता है, दशमलव में नहीं बदलना होता, अन्ना लसब लेना होता है। इस प्रकार के प्रश्न, उचित भिन्न हो, अंश हर का अंतर समान हो, मतलब जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, जो अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब इसमें तो कुछ दिया हुआ भी नहीं है, बहुत आसान, इससे सरल तो कुछ होता नहीं है। कौन सी संख्याएं बड़ी, अंतर जो लिखा गया है सही है कि नहीं है। अब इसमें यह है, इस और चिन्ह का मतलब -16 बड़ा है, नहीं है। -15 बड़ा, माइनस में। अब इसमें लिखा है कि -20 बड़ा है, नहीं है। -16 बड़ा है 1 से, नहीं है। -3 बड़ा है, बिल्कुल सही है। -16 और -3 में बड़ी संख्या कौन सी है, -3 है। माइनस वाली इस प्रकार की संख्याओं में जो संख्या छोटी दिखती है वो संख्या बड़ी होगी। श्रृंखला जब इस प्रकार लिखते हैं अपन संख्या रेखा में, 0, -1, -2, -3, -4, -5, इसमें जब जब इस तरह से यदि आगे बढ़ेंगे, मतलब -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है, -4 से -5 छोटा है, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, संख्याओं का मान घटेगा। जैसे जैसे अपन 0 की ओर आएंगे संख्याओं का मान बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर यह है -16 और -3 में -3 बड़ा है, बिल्कुल सही चिन्ह लगाए। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। वह छोटी से छोटी
कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। 10, 12, 15 और 18 का भाग जाता है और पूर्ण वर्ग हो तो सबसे पहले आपको 10, 12, 15, 18 का लसब लेना है। 10, 12, 15, 18 का लसब लेंगे। 2 का भाग 10 में 5, 12 में 6, 15 में नहीं जाता और 18 में 9। उसके बाद 2 का भाग 5 में नहीं जाता, 6 में 3, 15 में नहीं जाता और 9 में नहीं जाता। फिर 3 का भाग 5 में नहीं, 3 में 1, 15 में 5 और 9 में 3। फिर 3 का भाग और फिर 5 का भाग। ये होगा कि 5 का भाग देंगे 1 1 हो जाएगा, 3 का भाग देंगे ये 1 हो जाएगा। तो इसका ये लसब आएगा। अब लसब यहां पर भी आपको गुणा नहीं करना पहले तो। अब ये लसब के साथ में आपको संख्या कैसी चाहिए? पूर्ण वर्ग चाहिए। केवल लसब नहीं, मतलब भाग जाने वाली संख्या नहीं बतानी, भाग जाने वाली संख्या के साथ में पूर्ण वर्ग संख्या होनी जरूरी है। तो ये लसब भाग जाने वाली संख्या तो आ गई, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा नहीं है। तो इसका जो लसब है वो इसका आंसर नहीं, क्योंकि एलसीएम आएगा वो 10, 9 गुणा 2 18, 180 आएगा। 5 का 2 से गुणा 10, 3 3 9 और 9 का 2 से गुणा 18, 18 गुणा 10 180। तो इनका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। भाग जाने वाली संख्या आ गई लेकिन पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। 180 इनकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जिसका जोड़ा नहीं है उससे गुणा करो। किसका जोड़ा नहीं है? 5 का। 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 से गुणा करेंगे। तो 180 को 5 से गुणा करके लिख दो, ये आपका आंसर 180 गुणा 5, 18 पंजे 90 और 1 0 900। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 900 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 10, 12, 15 और 18 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और ये सबसे छोटी होगी। बाकी भाग 3600 में भी जाएगा, लेकिन छोटी पूछिए कौन सी होगी? 900 होगी। 900 में भाग भी जा रहा है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब उसमें सभी संख्याओं के जोड़े होने चाहिए। तो इसमें 5 का जोड़ा नहीं था, 5 से गुणा करके जोड़ा बना दिया और ये संख्या होगी 900। इसका आंसर 900। ये घातांक नियम का है। आधार समान करके प्रश्न हल करना। इसमें 16 की पावर और इसमें 256 की पावर। बहुत आसान प्रश्न है। 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18। अब आपको ये 16 और ये 256 को भी 16 की पावर में लिख दो। तो ये 16 की पावर में लिखेंगे 16 की पावर 2 और ये 0.16 और ये 16 की पावर 0.18। अब ये घातांक नियम से घातांक गुणा होगी। 2 का 0.16 से गुणा 0.32, 16 की पावर 0.32 और ये 16 की पावर 0.18। अब दोनों का आधार समान है। आधार समान हो इसका एक नियम है, a की पावर m गुणा a की पावर n। आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ती, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर आधार समान 16, घातें आपस में जुड़ेगी 0.32 प्लस 0.18। 32 18 50, मतलब 16 की पावर 0.5 है और 0.5 पावर का मतलब 1/2 आधी पावर है। आप इसको 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 पावर का मतलब होता है 16 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। घातांक नियम का प्रश्न है 256 और 16। 256 को 16 की पावर में लिखेंगे, 16 की पावर 2, 2 का 0.16 से गुणा 0.32, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 0.50 मतलब 0.5, 0.5 का मतलब आधा और आधे का मतलब होता है वर्गमूल। घात में यदि आधा लिखा है, आधी घात का मतलब हमेशा वर्गमूल होता है। तो 16 का वर्गमूल करना कितना आएगा? 4 आएगा। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? संख्याएं दे रखी है, एलसीएम दे रखा है। तो संख्याओं से एलसीएम, संख्याएं 3x और 4x। 3:4 से संख्याएं मान ली 3x 4x, फिर इनका एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का लसब 12 और x का लसब x, एलसीएम 12x और बराबर 84। तीन संख्याएं, सॉरी 3:4 संख्याएं 3x और 4x, इनका लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। एलसीएम दिया है तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। 3x और 4x का एलसीएम आएगा 12x, 12x बराबर 84। तो x बराबर 84 में 12 का भाग 7 बार, 12 7 84, x बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये x का मान 7 आएगा। उसके बाद संख्याएं, बड़ी संख्या ये होगी 4 गुणा 7, 4 गुणा 7, 7 चौके 28। छोटी संख्या 3 गुणा 7, 7 3 21। छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 28। आपको कौन सी पूछी है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 28 होगी।
इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 28। अपना आंसर क्या आ जाएगा? 28। बिल्कुल आसान से प्रश्न है। अब तक किए गए प्रश्नों में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने आपको रीट के कोर्स में पढ़ाया नहीं। सारे के सारे प्रश्न हूबहू जितने भी रीट में जैसे जैसे प्रश्न आए सभी प्रकार के प्रश्न आपको करवाए हुए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सारे प्रकार के प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। अब ये बिने दे रखी है, बिनों का लसब लेना। बिनों का लसब एलसीएम बहुत आसान सा। बिनों का एलसीएम बराबर फॉर्मूला इसका अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ। अंश कौन कौन से? 1 5 2 4। 1 5 2 4 इन संख्याओं का आपको लेना है एलसीएम। 1 5 2 4। उसके बाद 3 6 9 और 27। 3 6 9 और 27 इन संख्याओं का लेना है एचसीएफ। हरों का एचसीएफ है, अंशों का एलसीएम। ये एलसीएम का फॉर्मूला बिना में। अब इसमें 1 5 2 4 का लसब, 5 और 4 का लसब आएगा 20। ये 20 और बटे में इनका एचसीएफ 3 6 9 27 सभी में 3 कॉमन है, 3 का भाग जा रहा है अधिकतम, तो ये 20 बटे 3 इनका एलसीएम आ जाएगा। इसका आंसर 20 बटे 3 ऑप्शन नंबर सी। संख्याओं का एलसीएम पूछा है, बिनों है, बिनों का एलसीएम का ये फॉर्मूला है। एचसीएफ में एचसीएफ ऊपर रखना होता है, एलसीएम में एलसीएम ऊपर रखना होता है। एक जैसा ही फॉर्मूला एलसीएम और एचसीएफ का बिनों में। बिनों में एलसीएम एचसीएफ और बिनों की जोड़ बाकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तीसरा भिन्न की तुलना। इन तीनों में से हर बार प्रश्न आया है, परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा पक्का आएगा। तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? औसत का सरल सा प्रश्न है। तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीनों का योग 7 गुणा 3 21। पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो 4 गुणा 2 8। पहली दो संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 8 और तीन संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 21। और तीसरी संख्या क्या होगी? 21 में से 8 घटा लीजिए। 21 में से 8 घटाएंगे तो 11 में से 8 गए 3 और 1 बचेगा 1। 13 8 21। ये इसका आंसर 13। तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या 13 होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है, औसत का है, नॉर्मल सा प्रश्न। नेक्स्ट, मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर और बट्टा का प्रतिशत अंकित मूल्य पर, ये बात याद रखनी होती है। लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 2,50,000 में खरीदी और 3,48 में बेची, कितना लाभ हुआ? यह 3,48, उसमें से 2,50 घटा लीजिए। ये 3 0, 48 में से 50 नहीं घटेगा, उधर से हासिल ले लीजिए। 8 में से 0 गया 8, ये 14 में से 5 गए 9, 98,000। इसको जो लाभ हुआ है वो 98,000 का, ये 98,000 बटे में क्रय मूल्य 2,50,000, ये 2,50,000 और गुणा 100। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ हो रहा है 2,50,000 और 3,48,000, मतलब लाख से 2 कम लाभ हुआ, मतलब 98,000 का लाभ हुआ है। बटे में क्रय मूल्य 2.5 लाख और गुणा 100 कर दीजिए। ये 3 0, ये 3 0 से कट जाएंगे, 1 0 और कट जाएगा। उसके बाद संख्याएं हैं 10 का गुणा करके भाग देना है 25 का, उसमें भी 1 0 काट दो। ये 5 से और ये 5, ये 5 से कट गया 5 बार, ये 5 से कट जाएगा 2 बार। 98 का 2 से गुणा करके और 5 का भाग दे दो। 98 8 2 16, 9 2 18, 1 19, 196 बटे 5। 196 का डबल कर दीजिए और पॉइंट लगाएंगे, 6 2 12 पॉइंट, 9 2 18, 1 19 और 2 1 2 1 3, 39.2। एक 39.2 तो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। कैलकुलेशन में एक बार वापस देख लेते हैं। 3 0 से 3 0 काट दिया, 1 0 और काट दिया, 5 से कट जाएगा, ये 5 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार। 8 का 2 से गुणा 16, 9 का 2 से 18 और 1 19। 98 का 2 से गुणा 196, 196 में 5 का भाग देंगे। 196 में 5 का भाग
392 हो तो यही रहा है 196, 5 3 15, 4 6, 5 9 45, उसके बाद एक बचेगा शेष 5 2 10, 39.2% इसमें कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, मतलब प्रश्न ऑप्शन में है नहीं उत्तर, इसका आंसर होगा 39.2%, विकल्प में दिया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करना होता है। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 144 पेन बेचे मतलब 144 पेन खरीदे भी होंगे, तो 144 पेन बेचे और खरीदे, 144 का क्रय मूल्य और 144 का विक्रय मूल्य, उनका जो डिफरेंस आएगा वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसलिए आप विक्रय मूल्य मान लीजिए कि 144 पेन उसने जो बेचे हैं वो 144 रुपए के हैं, कि एक पेन 1 रुपए में बेचा, ये मान लिया गया। एक पेन का विक्रय मूल्य मान लिया गया कि 1 रुपया है, तो 144 पेन का विक्रय मूल्य 144 रुपए हो जाएगा, और जो हानि हो रही है वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपए, तो हानि कितने रुपए की है 6 रुपए की। अब हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब एक दिक्कत आएगी कि इसमें आपको पास हानि है, विक्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य है नहीं, तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे, 144 रुपए में बेची तब उसको नुकसान हुआ, हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य ज्यादा है, कितना ज्यादा 6 रुपए ज्यादा, 144 से 6 ज्यादा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150 रुपए। तो उन पेनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150 रुपए में खरीदी थी, 144 में बेच दी, 6 रुपए का उसको नुकसान हो गया। अब हानि प्रतिशत के लिए हानि 6 बटे क्रय मूल्य 150 और गुणा 100, ये 0 काट दीजिए, और 60 में 15 का भाग 4 हुआ, 15 चौके 60, 4% हानि होगी। हानि प्रतिशत कितना है 4 है। तो इस तरीके से हल करना, आसान सा ही प्रश्न है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 144 पेन बेचे हैं मतलब 144 पेन खरीदे होंगे, उसके बाद इसको 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, इसलिए विक्रय मूल्य मान लीजिए 144 पेन है, इसलिए 144 पेन 144 रुपए के मान लिए गए, मतलब एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1 रुपया, तो 144 पेनों का विक्रय मूल्य 144 रुपए होगा। उसके बाद हानि दे रखी है 6 पेनों का विक्रय मूल्य, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा 6 रुपए, तो हानि कितनी हुई 6 रुपए की। 144 में बेचने पर 6 रुपए की हानि, हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य अधिक होता है, क्रय मूल्य 6 ज्यादा, 144 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 150, 150 क्रय मूल्य है और 6 रुपए की हानि हुई है, 6 बटे 150 गुणा 100, तो यह आ जाएगा 4% हानि। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना होगा। सीधा सीधा है, 2/5 गुना है, 2/5 का मतलब है कितना मूलधन होगा, कितना ब्याज होगा, आप आसानी से पता कर सकते हैं। 10 वर्ष का जो ब्याज है, कितने वर्षों का है 10 वर्ष का, और 2/5 का मतलब ये कितने परसेंट है, यदि यहां से आप सीधा पता कर लेते हैं तो भी उत्तर आ जाएगा कि 2/5 का मतलब कितने परसेंट हुआ, ये 20 का 2 से गुणा कितना हुआ 40%। 2/5 का मतलब कितने परसेंट, 40% ब्याज है, कितने वर्षों में 10 वर्षों में, मतलब दर क्या होगी 4 होगी, 40 होना चाहिए, 40% होना चाहिए, समय 10 है, दर 4 होगी, तब 40 आएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कितने वर्ष में, सॉरी कितने ब्याज दर से, तो 4% की दर से। अब यदि इसको मूलधन मान के हल करते हैं तो भी कर सकते हैं कि मूलधन मान लीजिए 100 और इसका जो साधारण ब्याज 2/5 गुना, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5, 100 का 2/5, 100 गुणा 2/5, 5 का भाग 100 में 20 और 20 का 2 से गुणा कितना 40 रुपए, समय दिया हुआ है 10 वर्ष, दर ज्ञात करनी है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, जिसमें ब्याज आपका है 40 रुपए गुणा 100, मूलधन आपका 100 रुपए और समय 4, 100 से 100 कट जाएगा, समय 10 और 40 में 10 का भाग कितनी बार 4 बार, दर कितनी होगी 4%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए होगा? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज? सीधा सीधा समय ज्ञात करना है। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, जिसमें ब्याज 1080, ये 1080 गुणा 100 बटे मूलधन 3000, ये 3000 गुणा दर 12%। ये 30 से 30 काट दीजिए, 108 में 12 और 3 36, 36 तिया 108 पूरा पूरा 3 बार, 12 तिया 36 है, 36 तिया 108, ये 3 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। कितने वर्षों का साधारण ब्याज 1080 होगा? 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1080 रुपए होगा। चलो प्रश्न पूरे हो गए, इतना ही प्रश्न थे इस पेपर में। आसान सा पेपर था। अब अगली क्लास में आपको 2017 का जो सबसे हार्ड पेपर आया रीट का, वो हल करवाया जाएगा। उसके बाद रीट लेवल 2 के पेपर भी हल करवाए जाएंगे। 2 के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न हैं, कैसे कैसे प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करवाया जाएगा।